नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लोकतंत्र विषयक चर्चा में हम हर रोज बात करते हैं कैसे मजबूत होगी डेमोक्रेसी, कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे संसदीय प्रजातंत्र मजबूत होगा, कैसे जनता की भागीदारी इस लोकतंत्र में मजबूत होगी। और इसको लेकर हम हर दिन कोई ना कोई विषय ऐसा जरूर होता है जो हमें इन विषयों पर बात करने के लिए विवश करता है। लोकतंत्र जनता के नाम पर जिंदा है, ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कभी गरीबी हटाओ, कभी भ्रष्टाचार मिटाओ, कभी सबका साथ सबका विकास, ये सारे नारे आम लोगों को राहत पहुंचाने के नाम पर होते हैं। लेकिन ये नारे वास्तव में नेताओं और राजनीतिक दलों के फायदे के लिए होते हैं। इन नारों का इस्तेमाल सरकार बदलने के लिए या फिर सरकार को बनाए या बचाए रखने के लिए होता है। भोली भाली जनता छल ली जाती है। अगर अतीक अहमद जेल में बंद रहकर भी माफिया बना हुआ था तो क्या इसके लिए जनता जिम्मेदार थी? अतीक की मौत पर लोग राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन हत्या पर सवाल जरूर उठेंगे। माफिया की जमीन जनता के बीच बांटी जाएगी, ये बात पहले क्यों नहीं उठाई गई? क्यों यह काम अतीक के जिंदा रहते नहीं हो सकता था? क्या सरकार लाचार थी? राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन महिलाओं की आवाज बुलंद की थी जिन्होंने उन्हें बताया था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई। क्यों नहीं पुलिस आज ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंच पाई है, आज तक पहुंच पाई है, जिन पर महिला पहलवान यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं? एफआईआर तक पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। क्यों? आजादी के समय जितनी आबादी थी उससे दुगनी आबादी आज 5 किलो राशन के लिए मोहताज है। सिर्फ 21 लोगों के पास, 21 पीपल, सिर्फ 21 लोगों के पास जितनी दौलत है उतनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है। 21 अमीर बराबर 70 करोड़ लोग। यह कैसा लोकतंत्र है? हर चौथा सांसद 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ और उससे भी ज्यादा दौलत का स्वामी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 5 साल बाद 2019 के आम चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर लोकसभा सीट पर 110 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। क्या आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? फिर ये चुने गए लोग कौन हैं? 67%, 67% से ज्यादा सांसदों पर 21 से लेकर 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 21 से लेकर 40, 67% सांसद। 60,000 करोड़ खर्च करके भी हम क्या ऐसे सदन का निर्माण करेंगे जिसमें 67% लोगों के ऊपर 21 से लेकर के 40 मुकदमे दर्ज हो? क्या जनता इसके लिए दोषी है? क्यों सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था फल फूल रही है, चल रही है, मजबूत हो रही है? क्यों नहीं जनता सीधे सरकार का गठन करे? जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए। सरकार बनाने के लिए मध्यस्थ प्रतिनिधियों की क्या और क्यों आवश्यकता है? वे अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, कानून बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। लेकिन प्रजातंत्र को जिस तरीके से हाँका जा रहा है, आम जनता त्राहिमाम कर रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है और धीरे धीरे ये पैनल बड़ा होगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यदेव चौधरी जी,
सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ थोड़ी देर में एडवोकेट भी जुड़ेंगे, ब्रजेश यादव जी, जो आपके सामने बात करेंगे कानूनी पहलुओं से भी और एक नागरिक के हिसाब से डेमोक्रेसी के भी बात। तो शुरुआत करते हैं चौधरी साहब से। सत्यदेव चौधरी जी, ये जो स्थिति बनी हुई है कि देश में गरीब के खिलाफ ही फैसले हुए, जनता को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, जनता के कारण ही सब कुछ हो रहा है और जनता न्याय मांगती रहती है। पहलवान देख रहे, महिला पहलवान न्याय मांग रही, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है एफआईआर के लिए। मामले एक नहीं है, अनेकानेक है, हमने गिनाया भी। आपको क्या लगता है कैसे हम व्यवस्था में सुधार पाएंगे, कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे? जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, आपके प्रारंभिक वक्तव्य में एक तो बात है समस्या की, और दोनों बातें समस्या की और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। एक तो बात है समस्या की और दूसरी बात है समाधान की। ये दो ही बातें जो आज की प्रारंभिक राजनीतिक व्यवस्था है, आज की वर्तमान, इस बात को हमें झेलते हुए 75 साल बीत चुके हैं। आज़ादी के पश्चात आरंभ से ही हमने इसी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम सहन कर रहे हैं। हमने इसको सहन किया हुआ झेल रहे हैं और इसी कारण से ही ये सारी की सारी व्यवस्था का जो तालमेल है, जो भ्रष्ट राजनीति है, जो अपराध है, भ्रष्टाचार है, या इतने 70% से ज़्यादा सांसद अपराधी बन गए, भ्रष्टाचारी बन गए, चुने गए, बन नहीं गए, ये तो चुने गए। तो पता नहीं लोगों ने भी क्या व्यवस्था, क्या मजबूरी देखी कि इन्हीं लोगों को चुनेंगे, भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को। क्योंकि आपकी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारे नेताओं ने ऐसे ही हमारे गले में डाली। हमें समझ में नहीं आया कि हम कैसी राजनीतिक व्यवस्था के शिकार बनने जा रहे हैं, जिसके अंदर सिवाय भ्रष्टाचार और अपराध के कुछ निकलने वाला नहीं है। ये 75 साल का जीता जागता उदाहरण, समय काल का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था आई, कोई भी राजनीतिक दल ने सरकार बनाई, आप मुझे बता दें किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी भी नेता ने इस भ्रष्ट राजनीति का कोई विकल्प ढूंढने तो ये नहीं किया, बदलते रहे, राजनीतिक दल बदलते रहे, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली और ना ही बदलने का प्रयास किया गया। किसी भी नेता ने या किसी भी राजनीतिक दल ने इसके ऊपर चिंतन नहीं किया। बल्कि थोड़ा सा अगर मैं ये भी कहूँ कि भाई मतदाताओं ने भी गंभीरता से इसके ऊपर चिंतन नहीं किया, घुमा फिरा के अदल बदल करते हुए इसका विरोध कर दिया और उसको समर्थन दे दिया। तो परिवर्तन तो एक नेताओं का और राजनीतिक दलों का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हम राजनीतिक व्यवस्था को समझ ही नहीं पाए कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। जब तक हम इस राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझ लेंगे, तब तक हम सिवाय समस्याओं के अंदर घिरे रहेंगे। समस्याएं दिन पर दिन, साल पर साल, हर चुनाव दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेंगी और इसका समाधान नहीं निकलेगा। तो आप जब तक इस राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझ के, इसके समस्या जो भी है इस राजनीतिक व्यवस्था की, उसके ऊपर चिन्ह नहीं लगाएंगे और फिर उसके बाद में इसका समाधान की खोज नहीं करेंगे, उसके विकल्प के ऊपर नहीं आएंगे, तब तक हम इसी षड्यंत्रों के अंदर घूमते रहेंगे और हमारा इसका समाधान होने वाला नहीं है। प्रेम जी जी जी, आज एक बहुत बड़ी खबर भी चल रही है सत्यदेव जी, वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके उनकी जो उनका जो मकान है उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ऑपरेशन शीश महल चला रहा है एक नामचीन चैनल, राष्ट्रीय चैनल। और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी इसी नाम पर आई थी, व्यवस्था बदलने के नाम पर आई थी,
लेकिन व्यवस्था क्या बदलेंगे? वो 45 करोड़ तो सिर्फ अपने मकान पे खर्च कर रहे हैं, वो भी सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं। जी। तो देखिए, ये राजनीतिक व्यवस्था बदलने आए थे। ये नहीं बताया कि भाई राजनीतिक व्यवस्था को कैसे बदलेंगे, हम क्या बदलेंगे, इस राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा कौन सा खोट है जिसको हम बदलना चाहते हैं। घुमा फिरा के इन्होंने भी फिर दोबारा से उसी तरीके से टिकटों को बेचना शुरू किया, लेन देन शुरू किया, भ्रष्टाचारियों को समर्थन दिया और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल के लोगों को मूर्ख बनाते रहे। और जितने दिन भी इनका फार्मूला चला तो चल गया। अब भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक आप इस भ्रष्ट राजनीति को नहीं बदलेंगे, इसके ऊपर भी इन्होंने इस पार्टी ने भी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर बात नहीं करी। राजनीतिक व्यवस्था बदलने आए थे लेकिन बदला नहीं गया। राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। पर चौधरी साहब, एक प्रश्न मन में आता है कि आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार बड़े बहुमत से जीती, वैसे तो 3 बार हो गया, लेकिन जो सत्य बहुमत तो आम आदमी पार्टी के साथ है। जनता का सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पास है, तो सत्य बहुमत रह करके भी व्यवस्था नहीं बदली। नहीं, हम सत्य बहुमत प्रेम जी उसको बोलते हैं जो सांसदों या विधायकों के बहुमत से सरकार ना बने। हम मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाना चाहते हैं। तो इसमें से किसी भी पार्टी ने, जो आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई और दूसरी पार्टी है, किसी ने भी इस बहुमत के ऊपर चर्चा नहीं करी। मान लिया इनके 70 में से 67 विधायक इन्हीं के हैं, 62 विधायक इन्हीं के हैं और वोट भी इन्हीं के ज्यादा हैं, तो हम तो इनको छूट दे रहे हैं। हमें 67 विधायक नहीं चाहिए, 62 विधायक नहीं चाहिए। अगर आपके सबसे ज्यादा वोट हैं, चाहे 10 ही विधायक हों आपके, हम आपका बहुमत मानेंगे। हम सत्य बहुमत उसको मानते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हैं। आप इस बात से भ्रमित होकर बात मत करिए कि इनके पास सबसे ज्यादा विधायक भी हैं और सबसे ज्यादा वोट भी हैं। तो इन्हीं लोगों ने सबसे पहले, तो आपको याद होगा, जी, मैं सबसे वेलकम पहले, कर लेता हूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि एडवोकेट ब्रजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम धन्यवाद। आपका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बाद हम प्रश्न लेकर आपके पास आएंगे। जी सत्यदेव चौधरी जी, आप अपनी बात करिए। तो सबसे पहले तो इस आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करके ही सरकार बनाई। और जब वो गठबंधन से इनका फार्मूला नहीं चला तो उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ा। 40-45 दिन के बाद में फिर दोबारा चुनाव करवाए। तो सबसे पहले तो इन्होंने व्यवस्था बदलने के नाम से इन्होंने गठबंधन को न्योता न्योता दिया, गठबंधन को तो आमंत्रित किया। इसका मतलब ये है चौधरी साहब कि आप कह रहे हैं कि व्यवस्था बदलने के लिए सत्य बहुमत का होना जरूरी है, और सत्य बहुमत जो है सिर्फ ये नहीं है कि आपको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, सबसे ज्यादा वोट मिले इस आधार पर सरकार बननी चाहिए। सबसे ज्यादा वोट तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हाँ, है, सबसे ज्यादा सीटें भी जी हैं, लेकिन सरकार जी बनाने में सबसे ज्यादा वोट की भूमिका नहीं है। सरकार बनाने में विधायकों की भूमिका है। और आप कह रहे हैं जी, एक बार अगर ये घोषित हो जाए कि जनता के हाँ, वोट से ही सरकार बनेगी, तो कभी किसी को खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं होगी, सांसदों या विधायकों को तोड़ना नहीं पड़ेगा, और सरकार जो है स्थिर रहेगी। इसके अलावा जी। जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के आकांक्षाओं के अनुरूप काम करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। जी, तो एडवोकेट ब्रजेश एक यादव जी, आपसे मुखातिब होता हूँ। जी एक सेकंड प्रेम जी, अगर जी अगले चुनाव में ये इतने ही गंभीर राजनेता हैं, इतने ही गंभीर राजनीति करना चाहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्त होके, तो अगले चुनाव में ये घोषणा करें कि हमें विधायकों का बहुमत नहीं चाहिए, हमें मतदाताओं का बहुमत चाहिए। अगर सबसे ज्यादा मतदाता होंगे तो हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। ऐसी नीति बनाएं। लेकिन सत्यदेव चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी को इसकी क्या गरज पड़ी है? वो तो अभी भी सत्ता में है, आगे भी उनको तो विश्वास है कि विधायकों के ही बहुमत से सरकार बना लेंगे। वो क्यों सत्य इसीलिए तो बहुमत के चक्कर में पड़े? इसीलिए तो हम इसका विरोध कर रहे हैं ना। इस भ्रष्ट जी राजनीति का विरोध कर रहे हैं हम, व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे, किसी पार्टी का या नेता का विरोध नहीं कर रहे। हम ये कहना जी चाहते हैं कि बहुमत का फैसला करो, बहुमत का निर्णय करिए पहले। हमें विधायकों के या सांसदों के बहुमत से सरकार नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं बार 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 बार,
अगर आपके सबसे ज्यादा, हम तो आपको छूट दे रहे हैं, आपको भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको टिकटों की खरीद फरोख्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना अपार धन खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वोट ज्यादा है, जो आपके पास आप कह रहे हैं जी कि आने वाले हैं अगले चुनाव में हमारे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, तो हम तो आपको छूट दे रहे हैं, विधायकों की जरूरत ही नहीं है आपको। जो जिसको वोट ज्यादा मिल गए वो विधायक जीत गया, और आपको सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो आप सरकार बनाइए। जी, मैं ब्रजेश यादव जी से मुखातिब होता हूँ। ब्रजेश जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में गरीबों को या आम लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता, क्यों उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जबकि सारी चीज़ें, सारे नारे, सारी बातें गरीबों के अपलिफ्टमेंट के वादे और भरोसे पर ही होती है। ऐसा क्यों होता है? जी जी विजय जी। सर, जो अभी हमारे वो मार्गदर्शक पे बैठे हुए हैं सुखदेव चौधरी जी, उन्होंने जो बात कही सत्य बहुमत की, एक ट्रू मेजोरिटी, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही लोकतांत्रिक कंसेप्ट है अगर समझे तो। अगर इसकी इनकी परिप्रेक्ष्य को समझना है तो हम दो राज्यों के चुनाव का उदाहरण देंगे। एक तो यूपी जो कि रिसेंट में हुआ 2022 में, और एक है सर अपना बिहार का चुनाव जो 2020 में हुआ। जो 2020 में बिहार का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में जो राजद का गठबंधन था, राजद कांग्रेस और अदर्स पार्टीज के, लेफ्ट पार्टीज के, उनका वोट प्रतिशत जो था सर और वोटों की संख्या थी, सिर्फ 10,000 वोट कम थे एनडीए जेडीयू गठबंधन से। ओनली 10,000 पूरे बिहार में जो वोटों की संख्या गिनती हुई उसमें सिर्फ 10,000 कम थे। और 10,000 वोट कम होने के चलते 10 विधायक जो थे एनडीए जदयू गठबंधन के ज्यादा थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जदयू और एनडीए गठबंधन सत्ता में आई, जो 2020 से लेकर 2022-23 के आवाज चली गई। ब्रजेश यादव जी ये कह रहे थे घुमा फिराकर कि बिहार का जो उदाहरण है, बिहार में जब महागठबंधन जीत कर आया था, उसके बाद में एक सरकार बनी थी। फिर हालांकि वो गठबंधन जो बहुमत है उसको चुरा लिया गया था। नीतीश कुमार जी कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में होते हैं। तो वो उदाहरण दे रहे थे कि 10,000 का फर्क था दो गठबंधन के बीच में, लेकिन सीटों का फर्क जो उस वजह से था, इसलिए वहां सरकार बनने में इधर से उधर। इससे अच्छा उदाहरण जो है आप मध्य प्रदेश का ले सकते हैं, कर्नाटक का ले सकते हैं। होता यह है कि एक पार्टी को वोट ज्यादा मिल जाते हैं लेकिन सरकार उसकी नहीं बनती, और सरकार उनकी बनती है जिनको वोट कम मिलते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होना चाहिए? माफ कीजिए सर, थोड़ा नेटवर्क मेरा ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, पता नहीं शायद, जबकि जी, अपनी वाईफाई में हूं बात मैं। पूरी कर ले फिर मैं चौधरी साहब के पास आऊंगा। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन थे उनको सिर्फ 10,000 वोट ज्यादा मिले और उसके आधार पे उनकी सरकार बनी, क्योंकि 10 विधायक ज्यादा थे। 10 विधायक संख्या समझिए, 10,000 पे 10 विधायकों की संख्या बदल गई। और जदयू और जो राजद गठबंधन था वो 2.5 सालों तक सत्ता से बाहर रहे। अब 2.5 साल बाद फिर से डायरेक्टली जब नीतीश कुमार ने पासा पलटा, नीतीश कुमार ने अपनी पाली पलटी, तो फिर से राजद गठबंधन में आ गया, सत्ता में आ गया। तो अगर ये शुरू में ही होता सर, अगर डिसाइड कि जनता के बहुमत से, सत्य बहुमत से अगर सरकार बनती, तो ये बीच में जो सरकार बदलने का खेला हुआ, कुर्सी का खेल हुआ, कि नीतीश कुमार जी को जब लगा कि नहीं भाजपा मेरे विधायकों को तोड़ रही है, भाजपा मेरे साथ तोड़ फोड़ कर सकती है, मेरी पार्टी को तोड़ सकती है, तो उन्होंने बहुत जल्दी फिर राजद की तरफ जाना पसंद किया। ये चीज अगर जनता के बहुमत से होती, सत्य बहुमत से होती, जो तो जितने आप कह जनता रहे हैं ने कि नीतीश कुमार जी को सद्बुद्धि आ गई है, वो अब सत्य बहुमत चाहते हैं, जनता की बहुमत वाली सरकार चाहते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, बिल्कुल। नीतीश कुमार को यह समझ में आनी चाहिए थी कि जनता ने हमें उस समय पसंद नहीं किया था, जनता ने राजद और महागठबंधन को ज्यादा पसंद किया था। तो हम जो जदयू के साथ 10 विधायकों के बल पे सत्ता में है सरकार। जी चौधरी साहब, आप उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जी देखिए, ये तो ब्रजेश जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, संविधान के भी जानकार हैं, और जब ये बात इस तरह की है ही नहीं कि यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश या कर्नाटक
कहीं का भी उदाहरण ले लें आप, पूरे देश के अंदर पिछले 75 सालों से हम यही उदाहरण देखते आ रहे हैं। चाहे आप इन उदाहरणों का वर्णन करो या ना करो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। कुल मिला के बात यही है कि ये जो बहुमत की बात है, ये बहुमत हमारा ठीक नहीं है। सीधी सीधी बात ये है बस। तो बहुमत जब तक आप ठीक नहीं कर देंगे, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। तब तक ये काम आपको भ्रष्ट राजनीति का सामना करते ही रहना पड़ेगा। आप इतने थोड़ा ब्रिजेश जी से बात करिए, मैं अपना इसको ठीक करता हूँ। जी जी विजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अधूरी रह गई थी आपकी बात। तो मैं वही चीज कह रहा था सर कि जो ट्रू मेजोरिटी उस समय भी महागठबंधन के साथ थी। ज्यादातर लोगों ने पसंद किया था महागठबंधन को। अब नीतीश कुमार सिर्फ 10 विधायकों के खेल के चलते 2.5 साल तक भाजपा के साथ मुख्यमंत्री रहे। अब वही विधायकों को विजय जी, महागठबंधन की जरूरत ही क्यों हो? अगर दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सिंबल भी एक कर लीजिए, क्यों अलग अलग सिंबल बना करके चुनाव लड़ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बातें कहना सही है, लेकिन सर हमारे संविधान में क्षेत्रीय दलों को, लोगों को ये आजादी है, स्वतंत्रता है कि वो अलग अलग हिसाब से अपने अपने दल के निर्माण कर सकते हैं और उस दल का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा इतना समाज के लिए काम करता है या कोई मनुष्य ऐसा काम करता है जिसमें समाज के लोग उसको पसंद करें, तो उसको राजनीतिक दल बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है और उस राजनीतिक दल के आधार पे विजय जी, ये प्रश्न नहीं है कि उनको राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है कि नहीं। प्रश्न है कि अलग अलग सिंबल हो करके भी संविधान में तो नहीं लिखा है कि मिल करके आइए चुनाव लड़िए। ये तो अलग से लोगों ने गठबंधन की व्यवस्था बना ली और वो गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और सत्य बहुमत जो होना चाहिए, जनता के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है सर कि वो अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और वो सीटें लाके चुनाव लड़ती, सीटें लाके फिर वो गठबंधन करके सरकार बनाती है। ये कंसेप्ट भी सही है सर, इस कंसेप्ट पे अगर करें, लेकिन अगर ये चीजें पहले हो जाए, जैसे प्री पोल अलायंस जिसको बोले, कि पहले ही आपकी सहमति बन जाए कि ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने साथ जोड़े और उसके बाद उन जनता को जोड़ के सरकार बनाए, तो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि आप चुनाव के बाद विधायकों की संख्या जोड़ के, एमएलए की संख्या जोड़ के, एमपी की संख्या जोड़ के सरकार बनाना। आपकी बातों से पूर्णतः सहमत है। तो ये होना चाहिए, हुआ जा सकता है कि प्री पोल अलायंस हो, और क्योंकि एक सीट पर तो दो चुनाव अलायंस करने वाली पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, एक सीट पर दोनों सबने मिलकर एक किया है, तो इसका इन सबके वोटों का योग अगर जोड़ लिया जाए तो उसको बहुमत माना जाए। अगर बहुमत है तो या सबसे ज्यादा वोट जिसको आए, बहुमत का मतलब दो ही हिस्सा तो होता नहीं है, कई और हिस्से होते हैं, सबसे ज्यादा जिस दल को या गठबंधन को वोट आए उसको सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं विचार में। जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल 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 सर। मैं एक सवाल जोड़ता हूँ। देखिए, जो गठबंधन भ्रष्ट हो जाता है, तो ये भ्रष्ट गठबंधन का क्या मतलब है? सैद्धांतिक आधार पर भी जब सिद्धांत से समझौते होते हैं तो वो भी भ्रष्ट गठबंधन ही है। केवल चुनावी जीत के लिए कोई गठबंधन हो तो वो भी भ्रष्ट गठबंधन है, और चुनाव के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए गठबंधन हो, सरकार बनानी है इस मकसद से, तो वो भी भ्रष्ट गठबंधन है। तो मैं ये सवाल आपसे नहीं, चौधरी साहब से पूछता हूं कि चुनाव से पहले दो दल मिल करके चुनाव लड़ ले तो उनको मिले हुए वोटों को अगर सत्य बहुमत की परिभाषा के हिसाब से आ जाए कि सबसे ज्यादा वोट मिले हो, तो क्या इसे आप भ्रष्ट गठबंधन कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए प्रेम जी, मैं प्री अलायंस या पोस्ट अलायंस, मैं इन दोनों का ही विरोध करता हूं। आपकी जब राजनीति एक है, विचार एक है, फिर आप अलग अलग चुनाव चिन्ह पे चुनाव क्यों लड़ेंगे? फिर तो आप चुनाव चिन्ह भी एक कर लो, पार्टी भी एक कर लो, इसके लिए किसने रोक रखा है? फिर आपको पार्टी अलग करनी है तो बाद में दूसरे चुनाव में फिर अलग कर लेना। यही तो एक प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस, जब इसका कहीं संविधान में या किसी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कोई वर्णन है ही नहीं, इसका मतलब तो हम ये भी कहना चाहते हैं। आपकी बात को मैं थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिन करता हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव जी के साथ। वो इस तरीके से, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं चौधरी साहब कि एक मान लीजिए दो दल या दो से ज्यादा दल मिलकर गठबंधन बना लेते हैं, उनको सबसे ज्यादा वोट आ जाता है, उसको हम बहुमत मान लिए और वो सरकार बन में चले गए।
लेकिन ये चूंकि अलग अलग पार्टियां हैं, इनके चुनाव चिन्ह अलग हैं, इनकी सोच भी अलग है। हो सकता है कि चुनाव घोषणा पत्र एक समान हो सकता है कॉमन मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम के आधार पर, लेकिन सोच अलग अलग है। तो ये फिर नीतीश कुमार जी तो वही हैं, महागठबंधन की में रहते हैं और उसके बाद में उधर से छोड़ के इधर आ जाते हैं, तो सत्य बहुमत तो टूट जाएगा उसी समय जैसे वो वहां से छूटेंगे। तो ऐसे गठबंधन से सत्य बहुमत तो स्थिर रह ही नहीं सकता ना। इसमें थोड़ा सा मैं बेसिक चीज बात जो सुधार की कहूंगा, उसमें दोनों फर्क ये है, बेसिक डिफरेंस ये है कि जो नीतीश कुमार जी की बात हो रही है, नीतीश कुमार जी ने प्री पोल अलायंस किया, प्री पोल अलायंस राजद के साथ किया, सॉरी जदयू के साथ किया, भाजपा के साथ किया, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस उन्होंने राजद के साथ किया। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो जनता ये उदाहरण अभी का है, ये उदाहरण अभी का है। इससे पहले नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बना के चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद फिर खेमा बदल के बीजेपी के साथ आ चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। दोनों उदाहरण हमारे पास है। तो सत्य बहुमत के अगेंस्ट में ये बात जाती है अगर गठबंधन बनाए तो पार्टियां, क्योंकि वो सत्य बहुमत रहेगा ही नहीं स्थिर। आप मिलकर के चुनाव लड़ लिए, अलग अलग सिंबल पर लड़ रहे हैं, तो नतीजा ये है कि चुनाव के बाद में आप दूसरे दल में चले गए, फिर क्या फिर से सत्य बहुमत तय होगा क्या? सत्य बहुमत तो वो है जनता ने सबको सबसे ज्यादा जिसको वोट दिया, तो आप एक सिंबल पर आइए, ये इसीलिए कहा जा रहा है जी। तो सर ये इसमें हमें सर से जानना चाहूंगा कि हम एक सिंबल पे आखिर सारी पार्टियां या जितने भी डिफरेंट जिन्होंने सोसाइटी में अलग अलग काम किया, अलग अलग योगदान दिया, जिन्हें लगता है, विश्वास है कि मैंने सोसाइटी में योगदान दिया है और जनता मुझे पसंद करेगी, तो वो एक सिंबल के अंदर एक छत के नीचे कैसे आ सकते हैं चुनाव से पहले? अगर जिनको लगे कि मैंने ये ज्यादा काम किया, मेरे में जनता का ज्यादा ट्रस्ट है, किसी और जनता का किसी में कम ट्रस्ट है, तो ये सर मैं चौधरी सर से जानना चाहूंगा, डिफरेंस कैसे और डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मुझे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उनको कम पसंद किया जा रहा है? मैं सर सत्यदेव सर से जानना चाहूंगा ये बातें। जी मैं बोलूं प्रेम जी? जी जी जरूर। देखिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा पसंद करना या ना पसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने बहुमत से सरकार बनानी है। सबसे पहली समस्या तो बहुमत से सरकार बनाने की है ना। बहुमत से सरकार कैसे बनेगी? जब आपको सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो इसका मतलब सबसे ज्यादा देश के लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ये कैसे कहेंगे जी कि आप जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसको पसंद नहीं कर रहे? सबसे ज्यादा पसंद करने का फार्मूला या सबसे अच्छे नेता को चुनने का फार्मूला तो यही है ना कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हो। आप एक सांसद या विधायक को तो चुनते हैं सबसे ज्यादा वोट वाले को, फिर तो हो सकता है कि हमारे को वो भी पसंद नहीं है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए और सांसद जीत गया, हमें तो पसंद वो भी नहीं है। लेकिन किसी आधार के ऊपर तो आपको उसको जीता हुआ सांसद मानना पड़ेगा ना। जब हमने उसको एक सांसद को जीता हुआ मान सकते हैं सबसे ज्यादा वोट लेके, इसी आधार के ऊपर सबसे ज्यादा वोट लेकर वो पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत सरकार बनाने के लिए हम क्यों नहीं मान सकते? इसके अंदर आपको जिन लोगों ने वोट दिया और उनके उम्मीदवार हार गए, हम तो उनके वोट भी गिन रहे हैं। ये चौधरी साहब एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, चौधरी साहब एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि बहुमत का मतलब हमेशा आधा से एक ज्यादा नहीं समझना चाहिए। ये गलत परिपाटी है कि बहुमत वो जहां आधा से एक ज्यादा। बहुमत वो हो जिसको सबसे ज्यादा का मतलब वो भी बहुमत होता है। सांसद चुनते समय, विधायक चुनते समय हम सबसे ज्यादा वाला फॉर्मूला पर रहते हैं, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो बहुमत का मतलब आधा से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर जबरदस्त जो है प्रतिरोध है, सैद्धांतिक प्रतिरोध है। यही वो जगह है जहां पर कि जिस व्यवस्था को हमने अपनाया है, सांसद एक आधे से ज्यादा लाइए। एक पार्टी का दम ही नहीं है पूरे देश में आधे से ज्यादा सांसद लाने का, तो क्या करो? तो भ्रष्टाचार करो, दूसरी सोच वाली पार्टी को अपने साथ जोड़ो, दूसरी पार्टी से एमपी खरीदो। ये हमने थोप दी है व्यवस्था की, भ्रष्टाचार करिए। जी ब्रजेश जी। सर मैं बिल्कुल सत्यदेव सर से सहमत हूँ इसमें पूरी तरीके से, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हम इस सिद्धांत पे भी चलें, जैसे सत्यदेव सर ने कहा कि सत्य बहुमत जो ज्यादा वोट लाएगा उसकी सरकार बननी चाहिए, तो ये सर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जो प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है उससे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं? एक प्रेसिडेंट के फेस के नाम पर एक पार्टी होगी जो जीतेगी, जीतने के बाद फर्दर उनको हम अलग अलग
डिपार्टमेंट या अलग अलग पोस्ट उनको कैटेगराइज करके बांटेंगे। तो इसमें सर फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहाँ रह जाते हैं? डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो खत्म हो जाते हैं ना फिर तो सर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चला जाता है पूरी तरीके से। एक प्रेसिडेंट के नाम पे, एक पार्टी के नाम पे पूरे लोग वोट दीजिए, उसके बाद फर्दर कैटेगराइजेशन होगा। जैसे मैं यही सवाल पूछूंगा, जैसे बिहार में 10,000 वोट सिर्फ कम हुए सर, राजद और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 10,000 वोट कम मिले थे जदयू भाजपा गठबंधन से। तो इस केस में 10,000 वोट के आधार पे हम उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे कि सत्य बहुमत कौन सा है? सिर्फ 10,000 वोट के आधार पर पूरे बिहार में सर, जबकि वोटिंग होती है वहां 2 से 2.5 करोड़ की। सर से मेरे को सवाल ही है। हाँ, एक मिनट में आते हैं सर के पास, लेकिन राजेश जी, ब्रजेश जी, एक वोट से भी अगर बहुमत है तो बहुमत है, 10,000 तो 10,000 है, बहुमत है। हम तो कह रहे हैं कि वोटों का बहुमत जिनके साथ हो उनको सरकार बनाने दीजिए। आप विधायकों का बहुमत क्यों खोजने जा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। और आप जो कह रहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? यहाँ मल्टीपल सिस्टम, पार्टी सिस्टम का तो विरोध हो नहीं रहा है। आप पार्टी रहिए, अलग अलग लड़िए, तो सत्य बहुमत लाना पड़ेगा आपको। आप सत्य बहुमत नहीं ला सकते तो घूम करके क्या गठबंधन बना करके सरकार में आएंगे? तो ये तो भ्रष्टाचार है। आप सोच के साथ समझौता कर रहे हैं, आप संख्या गणित पर जाना चाहते हैं। तो इसलिए आप इस भ्रष्टाचार के दम पर सत्ता में आने की मत सोचिए। आप सेवा करने के लिए पार्टी आपने बनाई है, आप वो सेवा करिए। आप में अगर आपके विचार में दम होगा तो आप सत्य बहुमत लेकर आएंगे। आप 2 पार्टी जोड़ करके सत्य बहुमत लाने की मत सोचिए। ये बात स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं। ये सत्यदेव चौधरी जी बोलिए सत्यदेव सर से एक लास्ट, चौधरी साहब से एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा मैं, कि जैसे अगर जो चुनाव होता है किसी पार्टी को सत्य बहुमत मिल जाती है, ठीक है सर, लेकिन उस जगह पे, उस क्षेत्र पे उसका जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा था, ठीक है, वो वहां हार जाता है और दूसरी पार्टी को चुनाव वहां जैसे मिलती है विपक्षी पार्टी को, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? मुझे बस चौधरी साहब से ये चीज जानना है। नहीं, रिप्रेजेंटेशन अभी भी तो, आज भी तो ऐसे ही हो रहा है ना। आज ऐसी हो रहा है, बिल्कुल। आज भी तो बीजेपी की सरकार आपके केंद्र में है, और वो क्या सारे वो भी हारे हुए भी हैं, हर राज्य के अंदर हर जगह वो भी हारे हुए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार तो उनकी पूरे देश के अंदर है। उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होगा? उनका जो जीतेगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। जो सांसद जीत गया वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा ना। वो तो आज भी ऐसे ही है। मैं एक बात कहूं कि सत्य बहुमत के फॉर्मेट में जिसमें जनता के बहुमत से सरकार बने, तो उसमें भी जो सरकार में नहीं है उनके लिए विपक्ष की भूमिका तो है, स्पष्ट रूप से है कि आपका विचार जीता नहीं है, आपको विपक्ष की कुर्सी दी गई है, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। विपक्ष की भूमिका निभाना भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, उनकी भूमिका है। और स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनकी भूमिका स्थानीय आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व देने की है, कानून बनाने में योगदान करने की है, क्षेत्रीय जो जरूरतें हैं जनता के साथ उनको पूरा करने में उनका योगदान है। जी विजय जी। सहमत है सर, सहमत है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है कि हाँ जो विपक्षी में है उनको, उनका रिप्रेजेंटेशन जैसे आज के सिस्टम में हो रहा है वैसे ही होता है, तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कंसर्न था कि अगर सत्य बहुमत जनता के ज्यादा वोट मिला उसके आधार पर सरकार बना ली, लेकिन उसके बाद जिस क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधि हार गए, जो सरकारें बन रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? मेरे यही दिमाग में कंफ्यूजन थी, जो चौधरी साहब ने उसको दूर कर दिया। देखिए विजय जी, ये व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का कंफ्यूजन नहीं है और व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या भी नहीं, ये समस्या सामूहिक है। आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं वही सवाल दूसरे के भी जहन में आएंगे। तो इन सब सवालों को लेकर के बात करने की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ये बनाकर इस ढर्रे पर चल रही हैं कि हम इस बार नहीं तो अगली बार आ जाएंगे। इस बार सत्ता में आने के लिए जो करप्टेड सिस्टम अपनाए गए हैं उस सिस्टम को हम अपनाने के लिए मजबूत करते हैं। थोड़ी जातिवाद हम भी कर लेते हैं, थोड़ा धर्म हम भी अपना लेते हैं, थोड़ा करप्शन हम भी कर लेते हैं। अब देखिए ना, अभी मैं आंकड़ा दे रहा था थोड़े समय पहले, आप नहीं जुड़े थे, कि 2014 में 30,000 करोड़ इलेक्शन पर खर्च हुए, ये घोषित आंकड़ा बता रहा हूं, और 2019 में 60,000 करोड़ खर्च हुए। इसको मैंने 543 से भाग लगा के देखा तो हर कंस्टिट्यूएंसी में मतलब 110 से करोड़ 50 लाख के लगभग में
आया खर्च 110 करोड़ 50 लाख। अब उस कंस्टिट्यूएंसी में, जिस कंस्टिट्यूएंसी में जितने उम्मीदवार है उससे डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ा और एवरेज आएगा, प्रति उम्मीदवार कितना खर्च हुआ हर जगह अलग अलग होगा। तो लेकिन सवाल है 110 करोड़ से ज्यादा खर्च एक कंस्टिट्यूएंसी पे हो रहा है, आम आदमी कैसे लड़ेगा चुनाव? ये भी तो बड़ा सवाल है। हम कैसी डेमोक्रेसी को लेके आगे बढ़ा रहे हैं? जी चौधरी साहब आपसे पूछना चाहते हैं, हाँ, खर्च तो कैसे आज कम किया? देखिए, ये धन का दुरुपयोग है, ये तो एक मुद्दा है ही बहुत बड़ा, और इसी कारण हम गरीब हैं, क्योंकि धन का सदुपयोग जहां होना चाहिए था वहां ना होके दुरुपयोग हो रहा है धन का। और आज के दिन आप जो छोटी पार्टियों के पक्ष में या जो बात कर रहे हैं उनके बारे में, किसने कहा था कि ये छोटी छोटी पार्टियां बना के और अपने अपने क्षेत्र के अंदर और अपना प्रभुत्व बना लीजिए? क्या हमारा संविधान ये कह रहा है कि आप छोटी पार्टियां बनाइए? क्या हमारा संविधान ये कह रहा लेकिन है कि चौधरी छोटी छोटी साहब, पार्टियां मिलकर लेकिन गठबंधन करिए? चौधरी साहब संविधान हमारा हर किसी को राजनीतिक दल बनाने की इजाजत देता हम है। उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं करेगी तो क्षेत्रीय दल पैदा होंगे, ये तो स्वतः स्पष्ट है। लेकिन जब जनता की भागीदारी से सरकार बनने लगेगी तो उस राजनीतिक दल की पहुंच पूरे देश में होगी, पैन इंडिया होगी। आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन जनता का बहुमत चाहिए तो आपको पैन इंडिया होना पड़ेगा। तो अपने आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वर मिलने लगेगा, उसकी आवाज बुलंद होने लगेगी। मैं क्या सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल सही सर। ये जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का एकाधिकार बना लिया कुछ दबंगियों ने और कुछ धन बलियों ने, 1980-82 तक आपके कानूनों के अंदर विप और दल बदल कानून नहीं था। ये क्यों बनाया? क्या दल बदल कानून और विप ये लोकतांत्रिक कानून है? जीतने के बाद भी अगर आप अपने नेता के गुलाम ही हैं तो फिर प्रतिनिधित्व किस बात का हुआ? प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं ना आप तो अपने नेता की गुलामी कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व कहाँ हुआ? मतलब आपकी बात को एक लाइन में कहें, प्रतिनिधित्व जनता का, गुलामी पार्टी की। गुलामी पार्टी की, नेता की। और देखिए, जब आप सत्य बहुमत की बात करेंगे तो आपको ये हर चीज के अंदर आपको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। हर चीज के अंदर आपको व्यवस्था सुचारू होनी चालू हो जाएगी। भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, क्योंकि आप योग्यता और कार्यकुशलता का आधार बनाएंगे सबसे ज्यादा वोट लेने के लिए। और जिस क्षेत्र के अंदर मान लो आपका उम्मीदवार हार गया, उसके अंदर दूसरा उम्मीदवार दूसरी पार्टी का जीत गया तो वो प्रतिनिधित्व करेगा, सांसद वो बन गया। लेकिन मेरे हारे हुए सांसद के भी, मेरे हारे हुए उम्मीदवार के भी मान लो 50,000 वोट आए, वो 50,000 वोट हमारी पार्टी के कुल वोटों में मिलाएंगे हम। आज के दिन तो जो उम्मीदवार हार गया वो वोटर भी हार गया और उम्मीदवार भी हार गया, उसका तो कहीं कोई महत्व है ही नहीं। आपकी बात को हम थोड़ा सा स्पष्ट करें कि जब सरकार बनने से पहले तो ये बहुत ठीक लगता है कि जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। हाँ। सरकार बनने से पहले ये सुनने में भी और देखने में भी और ऐसे भी एक्सेप्टेबल लगता है। लेकिन जब सरकार बनती है सांसदों के बहुमत से, तो सरकार बनाने में सिर्फ उस पार्टी के जीते हुए सांसदों का योगदान होता है या फिर जिससे उन्होंने समर्थन लिया उनका योगदान होता है। वो सारे सांसद छूट जाते हैं। सांसद को छोड़ भी दीजिए तो वो सारे वोट गिनती में नहीं आते हैं जहां पर कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं। यानी जो सत्ता में आ गए उनके जीते हुए उम्मीदवार के वोट तो आ गए, उसने तो योगदान कर लिया सरकार बनाने में, लेकिन जो उनके हारे हुए उम्मीदवार को वोट मिला उसका योगदान, यानी उस पार्टी की सोच उस वोट में भी है जो हारा है, वो सोच सरकार बनाने में योगदान नहीं कर रही है। ये बात आप कह रहे हैं, जिसको मैं थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए, एक आंकड़ा और है, एक जानकारी और है कि जो जीत गए उम्मीदवार वो तो जीत गए, लेकिन कुल वोट जो पड़े, जिन लोगों ने कुल वोट दिए उनके 60 से 70% मतदाता ऐसे हैं जिनके उम्मीदवार हार गए। वो बीजेपी के भी हार गए, कांग्रेस के भी हार गए, समाजवादी के भी हार गए, सब पार्टियों के हार गए।
ऐसे वोटर 60 से 70% मतदाता हैं, जो मतदाताओं के वोट से उन्होंने वोट तो दिया और वो हार गए उनके उम्मीदवार, तो वो उम्मीदवार भी हार गए, वोटर भी हार गया। और हम सत्य बहुमत के अंदर कहते हैं कि वोटर को हम कभी भी नहीं हराएंगे, वोटर हमेशा ही वोट दे दिया तो वो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि उसके वोट से हम उसके बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, हारा हुआ हो चाहे जीता मतलब हुआ हो। आपकी बात को थोड़ा सा और हम स्पष्ट करें अपने हिसाब से, जो मुझे स्पष्ट करने की जरूरत महसूस होती है कि आप विपक्ष में आइए। विपक्ष के वो सांसद यानी जीते हुए उम्मीदवार जो सदन में पहुंच गए, उनको तो भूमिका मिल गई कि वो विपक्ष है, विपक्ष की भी एक आवाज होती है। लेकिन उन्हीं विपक्षी दलों के जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, वो यहाँ भी दूर हो गए डेमोक्रेसी से। यानी हाँ, सत्ता में जो है उनके हारे हाँ, हुए उम्मीदवार, और जो विपक्ष में है उनके हारे हुए उम्मीदवार। देश में जितने भी हारे हुए उम्मीदवार हैं, उनके वोटों का योग अगर हम निकालें तो वो जीते हुए उम्मीदवार के वोट से कम नहीं होता है। इसको निकालना पड़ेगा थोड़ा, मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं किया हाँ, है। हाँ, कर लीजिए। जी, जी, और देखिए, जैसे एक सांसद ने जीतने के बाद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, इसी प्रकार सबसे ज्यादा वोट लेके जिसको हम देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसने अपने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया, देश में भी और अंतरराष्ट्रीय जगत के अंदर भी, विदेशों में भी। यही तो फर्क है ना। या जी। वो जो प्रधानमंत्री बन गया वो देश का मालिक बन गया क्या? वो जो प्रधानमंत्री है वो तो विपक्ष के ऊपर भी है, वो जहां कहाँ वो हार मालिक, गया वो तो खुद को प्रधान प्रधानमंत्री है। सेवक बता रहे हैं चौधरी साहब, वो तो खुद को बोलने को प्रधान आप जो सेवक मर्जी बता बोले रहे हैं। जाओ, बोलने से क्या होता है तो नहीं ना। लेकिन खाली यही तो चक्कर है कि झूठे नारे गढ़ो, झूठे लुभावने नारे गढ़ो, झूठे वक्तव्य दो, झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो, गरीब लोगों को मूर्ख बनाओ। यही तो समस्या बनी हुई है। हम इन मतदाताओं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं सत्य बहुमत के आधार के ऊपर। जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली मतदाता ही होगा। और ये तो एक सम्मान है कि भाई देश क्षेत्र का प्रतिनिधि सांसद करेगा, देश का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री करेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है वो। और हम ये विप का और दल बदल कानून को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देंगे, एक बहुमत की परिभाषा बना देंगे कि सबसे ज्यादा वोट लाओ और सरकार बनाइए। और हम सत्य बहुमत के आधार के ऊपर ये भी कहना चाहते हैं कि 100% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व सरकार बनाने में होगा। वो किस लिए कैसे होगा कि जैसे सत्य बहुमत पार्टी का सबसे ज्यादा वोट मिले और उन्होंने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री सत्य बहुमत पार्टी का बना, और दूसरी पार्टी को सत्य बहुमत से वोट कम मिले तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन हम उसका भी सम्मान पूर्वक उसको सरकार बनाने के अंदर शामिल करने का निमंत्रण देंगे कि आप आइए, सरकार में शामिल हो जाइए और काम करिए। चुनाव हो जाने के पश्चात हमारा कोई द्वेष नहीं है, फिर तो हमने सारे पूरे देश के अंदर मिलके काम करना है। लेकिन सत्यदेव चौधरी साहब, आप ऐसा सोचेंगे लेकिन दूसरा ऐसा सोचेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दूसरे व्यवस्था को ऐसी बोलना बनेगी। जी, नहीं, व्यवस्था ऐसी बननी दूसरे चाहिए जिसके लिए ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, विकल्प होते हैं। सिर्फ आप वो अपनी बात देखिए ना करें, क्या होना चाहिए वो बात करें। क्या जी, होना चाहिए हम वही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो सत्य बहुमत तभी स्थापित होगा ना, मेरे कहने से तो नहीं हो रहा है। हम चुनाव में भाग लेंगे, लोग समझेंगे उस बात को, सत्य बहुमत के उम्मीदवारों को जितवाएंगे, तभी होगा सत्य बहुमत। तो सत्य बहुमत तो कोई एक खाली ऐसे कल्पना करने से या सपना देखने से तो नहीं होगा। वो तो चुनाव में भाग लेना है आपको। चुनाव में भाग लेकर जब आप लोगों को समझा पाएंगे इस बात को, तभी होगा ये स्थापित। मान लीजिए चौधरी साहब, मान लीजिए कि बीजेपी सत्य बहुमत के विचार से सहमत हो जाती है जी। और वो सत्य बहुमत को मान लेती है, तो लेकिन ये बीजेपी इस बात को नहीं मानती कि हम दूसरी पार्टी को अपनी सरकार में बनाए शामिल करेंगे। बोले तुम हारे हो, तुम जाओ अपना, हम जीते हैं, हमको सत्य बहुमत मिला, हम क्यों तुमको सरकार में शामिल करेंगे। तो ये तो डिफरेंट सोच होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल मेरा भी सेशन था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बीजेपी वाले इस सत्य बहुमत की बात सुनना भी नहीं चाहते। 75 सालों से इनको क्या हुआ है, क्यों नहीं बात करते ये इस तरीके की। और अगर बीजेपी नहीं करती है तो ना करे, उसकी स्वतंत्रता है। सत्य बहुमत पार्टी तो करेगी।
और सत्य बहुमत पार्टी करेगी तो फिर लोगों को फैसला करने दो, तो मतदाताओं लेकिन को सर फैसला यही करने तो दो। सवाल है, सत्य बहुमत पार्टी संविधान नहीं है ना, संविधान में क्या व्यवस्था हो, इस सरकार बनाने की जिम्मेदारी क्या सब लोग मिलकर के बनाए, जिसको सत्य बहुमत आ गया वो सरकार बनाए, जिम्मेदारी ले, वो क्यों दूसरों को बुला रही है वही कि आओ सरकार सब करो। नहीं, बनाएगा। प्रेम 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 कुमार जी को उसके बाद एक जी जी सेकंड, उसकी बाध्यता नहीं है, उसकी स्वतंत्रता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सत्य बहुमत पार्टी लोकतंत्र उसको मानती है जिसमें सबकी भागीदारी बने, और नहीं तो हालत ये होगी कि जो आजादी से पहले 500-600 जैसे रियासत बनी हुई थी, ऐसे ही एक एक सांसद या एक एक विधायक अपने अपने क्षेत्र का मालिक बन जाएगा, और जी वो जी हर बात के लिए अपनी शर्त लगाएगा। ब्रजेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी 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 ब्रजेश जी बिल्कुल आप बिल्कुल 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 मैं ये चीज से सहमत हूँ। जैसे अभी प्रेम जी आप बोल रहे थे कि बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी, तो हम सही बात हो, जो चौधरी साहब ने सही कहा, बीजेपी क्यों मानेगी इस बात को? जब ना बीजेपी माने। उस रियासत व्यवस्था को वापस लाना चाहती है तो क्यों मानेगी? हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा, हमें जनता के बीच जाना होगा, जनता में एक एक लोगों को समझाना होगा कि जो हम बातें कर रहे हैं उसमें आपकी भी भागीदारी है, आपके विपक्ष की भी भागीदारी होगी अगर हम सत्ता में आते हैं तो। और ये चीज हमें जनता को, पर आम एक जन जन प्रश्न तक। साफ है ब्रजेश जी, एक प्रश्न है साफ सर। है कि जनता ने सत्य बहुमत जिसको दिया, जरूरी नहीं कि आज सत्य बहुमत पार्टी है, कल कोई और पार्टी होगी जिसको सत्य बहुमत मिलेगा, तो जिसको सत्य बहुमत मिला वो अगर सरकार बनाने की जिम्मेदारी निभाते समय बोले कि तुम भी आ जाओ हमारी सरकार में, तुम भी आ जाओ, राष्ट्रीय सरकार बनाने लगे, तब तो आप भी बहुमत मिलने के बाद गठबंधन को बुला रहे हैं, जिसको आप हरा करके आए हैं उसको आप जोड़ रहे हैं अपने साथ में, तो नहीं इस गठबंधन उस नहीं सर। गठबंधन में फर्क कहाँ रहा? जी ये देखिए प्रेम जी, मेरी स्वतंत्रता है, मैं अपने ऊपर आधारित बात करता हूँ। सत्य बहुमत पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, ये मेरी स्वतंत्रता है कि हम दूसरे को बुलाएं या ना बुलाएं, मैं बाध्य नहीं हूं। लेकिन अगर मान लो विपक्ष के अंदर कोई ऐसा योग्य कार्यकुशल नेता है, 1 करोड़ वोट लेके मान लो सत्य बहुमत पार्टी ने सरकार बना ली, और दूसरे विपक्षी को 90 लाख वोट मिले, तो हमें तो सम्मान तो 90 लाख वोटरों का करना है। और उसके अंदर जी अगर जी मान जी लो जी ऐसा कोई योग्य व्यक्ति है, कोई योग्य नेता है, तो हम उसको अपने देश से उसको वंचित क्यों करें, उसका लाभ क्यों ना उठाएं। जी जी सत्यदेव चौधरी जी के विचार पंडित नेहरू से मिलते जुलते हैं। एडवोकेट ब्रजेश जी के पास आता हूं कि आजादी के बाद जब सरकार बन रही थी तो पंडित नेहरू ने तमाम दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जो उनके विरोधी थे उनको भी सरकार में शामिल किया था। बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन वो परंपरा आगे बढ़ी नहीं। चौधरी साहब उस परंपरा को जीत जाने की स्थिति में सत्य बहुमत पाने के बावजूद आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं जब भी प्रश्न करता हूं तो तथ्यों को सामने लाया जाए, ये मकसद होता है। जनता के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब मिले, ये मकसद होता है। तो ब्रजेश जी आप इस पर कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ें, क्योंकि अब मैं डिबेट को खत्म बिल्कुल करने का बिल्कुल वक्त हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल 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 मैं बहुत कम समय के लिए, मतलब आज इतनी देर सुना चौधरी साहब से, 2-3 बार पहले मिल चुका हूं मैं, तो बहुत मतलब शॉर्ट टाइम में मैं इनसे काफी कन्विंस हूँ। जैसे इस कंसेप्ट को अगर हम प्री हिस्टोरिक भी देखें, सब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो आज भी सर ब्रिटेन में जो हाईली डेवलप्ड स्टेट है, कंट्री है, उस ब्रिटेन में सर एक शैडो कैबिनेट चलती है। और शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट यही होता है कि जो सत्ता में है, जो मिनिस्टर होगा उसका एक शैडो मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो उस मिनिस्टर पे नजर रखेगा ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो अगर हम सत्य बहुमत पार्टी सत्ता में आते तो उसके बाद अगर हम उनको इनवाइट करते हैं विपक्ष के लोगों को, तो उनको भी काम करने का मौका मिलेगा, हमें भी काम करने का मौका मिलेगा। तो जनता के लिए एक तरीके से वो शैडो कैबिनेट जैसा काम करेगी। जनता को लगेगा कौन दोनों में से बेहतर काम किया, जो बेहतर काम करेगा अगली बार सत्ता में हकदार, उसका स्वाभाविक सी बात है कि जनता उसको करेगी। शायद चौधरी साहब यही कहना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल 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 सर, मैं समझ चलिए रहा हूँ। इस चर्चा को खत्म करने का वक्त, मैं लेकिन आज के लिए जी मेरे को एक आधा मिनट का समय और दीजिए। मैं ब्रजेश जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेवारी इस सत्य बहुमत को स्थापित करने के लिए, चर्चा बनाने के लिए बहुत अधिक है। सामान्य लोगों के मुकाबले में के अंदर आप जैसे बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। जरूर 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 सर। आप लोग यदि आने वाले 2024 के चुनाव में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने की बात करें तो 2024 में ही ये परिवर्तन आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। और सत्य जरूर बहुमत सर, हमको पार्टी
सत्य बहुमत पार्टी ने दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से, जिसके अंदर कम से कम 30,000 वाला क्षेत्र तो आपका आता ही है वकीलों का, वहां पर मैंने स्वयं चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया पार्टी के माध्यम से। पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बोला कि आप चुनाव में भाग लीजिए, तो मैंने स्वीकार कर लिया उस बात को। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर हम चांदनी चौक क्षेत्र से सत्य बहुमत पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप यदि सत्य बहुमत पार्टी को चांदनी चौक क्षेत्र से जितवा देते हैं 2024 में, तो आप मेरी बात ये सुन लीजिए कि सरकार भी 2024 के अंदर सत्य बहुमत की ही बनेगी। ये सब लोग जो इधर उधर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सब लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि सत्य बहुमत की राजनीति सबसे अच्छी राजनीति है और सब इसको समर्थन देना शुरू कर देंगे। ये सारे लोग कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन जो नेता लोग हैं इन नेताओं को ये इतने स्वार्थी और इतने समझ लो लोभी हैं कि ये नहीं आगे आने देते। जो इनके नेता लोग हैं, जो इनके सांसद हैं, विधायक हैं, वो तो चाहते ही हैं कि सत्य बहुमत आए, मतदाता भी चाहता है कि सत्य बहुमत आए। केवल ये मुट्ठी भर जो नेता लोग हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो नहीं चाहते, नहीं तो इनको किसने रोक रखा है? आप अभी तक चाहते तो साल बीत गए। चौधरी साहब, आपको तमाम शुभकामनाएं, और वैचारिक तौर पर भी और जो चुनावी दंगल है उसके लिए भी। और तो लोकतंत्र विषयक बहस हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, विभिन्न लोगों को जोड़कर इस विषय को विस्तार देते रहेंगे। आप दर्शकों का और सबका बहुत बहुत आभार। चौधरी साहब, सत्यदेव चौधरी जी, एडवोकेट ब्रजेश यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आभार। धन्यवाद।